नमस्ते बच्चों, मैं आपको आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के विषय के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में से सबसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अलग अलग अध्याय के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारा भाग है वह है संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। पहले आप इसे समझो जो मैं पढ़ा रही हूँ, फिर मैं इसके आपको नोट्स दूंगी ताकि आप अच्छे तरह से समझ सकें। हमारा प्रथम अध्याय है संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, नाउ अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वाला चैप्टर। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश जो हैं वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। शुरू में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो एक कंपनी के नाम से कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। वो थे 1600 ईस्वी में। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी और एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा मतलब उनको परमिशन मिली कि वो भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए थे। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारी कार्यों तक सीमित थे, उसने 1765 में क्या किया? मतलब अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी कार्य करती थी। धीरे धीरे 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी न्याय के अधिकार भी उन्होंने प्राप्त करे। दीवानी मीन्स राजस्व वगैरह लेना, इस तरीके से टैक्स लिस्ट जिसको कहते हैं। इसी के तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। ये क्षेत्रीय शक्ति मीन्स कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी धीरे धीरे वो हर क्षेत्र को हथियाना चाहती थी, हर क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहते थे। तो 1858 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम अर्थात सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, इसको सिपाही विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार, और इसको स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं 1857 को। क्यों? क्योंकि 1857 में पहली बार भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी स्वतंत्र करने की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रखे थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने प्रथम क्रांति की थी जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम। और इस क्रांति में सबसे ज़्यादा जो भाग लिया था वो लिया था सिपाहियों ने। तो ब्रिटिश ताज ने जब ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में ब्रिटिशर्स जीत तो गए थे, इंडियंस हार गए थे। इंडियंस नहीं जीते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को अपनी जीत भी अच्छी लग रही थी। उनको ये लग रहा था कि कोई ना कोई तो कारण है किस वजह से इंडियंस ने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया है। ठीक है, तो जब इंग्लैंड में पता चला महारानी एलिजाबेथ को किस तरीके से, तो उन्होंने 1858 में जो था सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके भारत में जो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उनके वहाँ से अपने हाथ में स्वयं ले लिया। यह शासन 15 अगस्त मतलब कि 1858 में ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर स्वयं अपने हाथ में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार जारी रहा। इट मीन्स 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो है ये शासन किसके हाथ में था? ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, ब्रिटिश ताज के हाथ में था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। देखो, जो संविधान होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट कंट्री का होता है। लोकतंत्र संविधान हमेशा आज़ाद कंट्री का होता है, जो देश आज़ाद होता है। तो जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हमें स्वतंत्रता दे दी तो उस समय एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई कि संविधान होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार देश को चलाया जा सके। तो 1934 में M.N. राय जो भारत के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। इट मीन्स आज़ादी मिली जब 1947 में, लेकिन उससे पहले ही 1934 में M.N. राय जो थे वो साम्यवादी आंदोलन के नेता थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में संविधान का गठन किया जाए। तो उनके इस सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। अस्तित्व में वो लागू हो गया। संविधान की व राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई। इट मीन्स कि जो संविधान भारत का था और जो राज्य व्यवस्था थी, कैसे शासन चलाना है, अधिकतर सारी बातें भारतीयों ने किस देश से ली थी? ब्रिटिश शासन से ग्रहण की थी।
फिर भी ब्रिटिश शासित भारत में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार व प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे मतलब कि उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान जो कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी 1858 से पहले की बात बता रही हूँ मैं। 1858 से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था तो उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी भारत में सरकार और प्रशासन की। तो इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा असर डाला। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताऊंगी, ये तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग रूपरेखा बताई है कि क्या था, पृष्ठभूमि बताइए। अब जो मैं बताऊंगी आपको कि आज़ादी से पहले 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश ताज के हाथों में जाने से पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे शुरू में, तब उन्होंने शासन कैसे चलाया था। तो आप जो पहला जो आपको मैं पॉइंट बता रही हूँ 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन। इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन जो है स्टार्ट किया था, शुरू किया था भारत में, वो किया था 1773 से और ये चला था 1857 तक। 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके सीधा शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज के हाथ में। तो अब ध्यान रखना कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। अब मैं ये बताऊँगी कि 1773 से लेकर 1858 तक कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट, उस समय एक एक्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस अधिनियम का बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अब देखो, अब ये अधिनियम, कोई भी शासन अगर देश सरकार चलाती है, जब तक अधिनियम नहीं होंगे तब तक शासन सही ढंग से नहीं चल सकता। तो बेशक यहाँ पर जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आए शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन वो शासन कैसे कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसे नियंत्रण करना चाहिए, ये सब करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कदम उठाया है। वो क्या था कि उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इट मीन्स इस एक्ट के जरिए ही कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे, जो राजनीतिक कार्य थे, उसको मान्यता मिली। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को मान्यता नहीं मिलती तब तक वो ढंग से कोई अप्लाई नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। और इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसके द्वारा? इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अब मैं बताऊंगी कि इस अधिनियम की ऐसी क्या खास विशेषताएं थी। पहली है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ हुई थी तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक पदवी निकाली थी, पोस्ट निकाली थी, उसका नाम था गवर्नर जनरल। क्या था उसका नाम? गवर्नर जनरल। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्योंकि एक ये पद दिया था, पोस्ट दी थी। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया कि इस गवर्नर जनरल के साथ 4 व्यक्ति जो हैं इनके साथ काम करेंगे। उसको बोलते हैं 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर थे। देखो, जो मैंने कहा ना, बंगाल का जो गवर्नर था उसको सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बस खाली बंगाल का ही। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग यहाँ शासन कर रहे थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, तो उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर थे। क्या थे? पहले गवर्नर थे। बम्बई व मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। देखो, पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे बम्बई और मद्रास इनके गवर्नर को भी किसके अंडर कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। इस अधिनियम के अंतर्गत ही कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की, तो कलकत्ता में, ध्यान रखना, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश होते थे उच्चतम न्यायालय में। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इट मीन्स कि जब ये अधिनियम बनाया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ काम करते थे, उनको ये कहा गया कि कोई भी कर्मचारी, ईस्ट इंडिया का कर्मचारी, वो निजी व्यापार एक तो नहीं करेगा, दूसरा वो भारतीय लोगों से किसी प्रकार के उपहार या रिश्वत नहीं लेगा। ये सब अधिनियम की विशेषताएं हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से
अर्थात कंपनी की गवर्नर बॉडी से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा ही जो ब्रिटिश सरकार है, जो कि ब्रिटेन से डायरेक्ट शासन यहाँ कर रही थी, किसकी वजह से, गवर्नर जनरल के अधीन होकर और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके, तो कंपनी को की जो गवर्नर बॉडी से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो सशक्त हो गया। इसी अधिनियम की वजह से इसके राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यहाँ से लोगों से, यहाँ के भारत से जो राजस्व लेते थे और नागरिकों की, सैनिकों की जो जानकारी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसने इस रेगुलेटिंग एक्ट ने, ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको, रेगुलेटिंग एक्ट ये वो एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक संवैधानिक मान्यता प्रदान की और नियम बनाए, नियमित किया उनको, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अब इसके बाद आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था कि ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को, देखो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1773 में, तो जो एक्ट पहले बन चुका, उसके बाद जो दूसरे एक्ट बने पिट्स इंडिया एक्ट, तो उससे पहले का जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1784 में तो ये पिट्स इंडिया एक्ट बना था, लेकिन उससे पहले 1781 में संशोधित अधिनियम, यानी कि एक अधिनियम बनाया गया, उसमें कुछ संशोधन किए गए जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पहले बना था, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले बना था 1781 में संशोधित अधिनियम, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, लेकिन ये ज़्यादा जो है लागू नहीं हो पाया था। तो इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम बना, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, वो आया था 1784 में बना था, अस्तित्व में आया था। अब देखो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया था। अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगी कि इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी। इसने कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्य कार्य को पृथक पृथक कर दिए। ध्यान सुनना, इसने कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे, इसने दोनों को अलग अलग कर दिया। किसने? पिट्स इंडिया एक्ट ने। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इट मीन जो निदेशक मंडल था उसको ये कहा था कि तुम व्यापारिक मामले में तो अपना नियंत्रण कर सकते हो, अनुमति दे दी, लेकिन जो राजनीतिक मामले हैं उसमें जो है उन्होंने क्या किया, नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नया निकाय की स्थापना की थी। नियंत्रण बोर्ड, इनके राजनीतिक मामलों में जो है कंपनी के जो निदेशक मंडल था उसको सिर्फ व्यापारिक मामले में अधीक्षण की अनुमति दी थी, लेकिन राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था कि जो 1784 की जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो किन मामलों में ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पहला तो ये है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, इट मीन्स जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्र कंपनी के अधीन थे इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कंपनी तो थी उनकी, अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो कार्य करते थे, जैसा प्रशासन करते थे, उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण किसका था, ब्रिटिश सरकार का था। ये तो आपका हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब धीरे धीरे ना इनके धीरे धीरे एक्ट और बनते आगे 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 इनके परिवर्तन होते गए, कुछ इंप्रूवमेंट होती गई, क्योंकि उनको अपना शासन चलाना था यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे कंपनियाँ आई, एस्टेब्लिश हुई, कैसे अधिकार मिले उनको, कैसे शासन किया, नियमित और नियंत्रित कैसे किया, और पिट्स इंडिया एक्ट बना, उन्होंने उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी। अब आपका आ गया 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक था। निर्णायक मीन्स कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में, केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक था, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये अधिनियम चार्टर था, क्योंकि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि मैंने अभी आपको बताया था ना रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ साथ अब क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, यानी कि जो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो पूर्ण नियंत्रण था,
उसके ऊपर जय सरकार का गठन कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहले खाली बंगाल का गवर्नर था एक व्यक्ति, अब बंगाल का नहीं था। अब इनके जो गवर्नर जनरल, जो इनकी पदवी थी ना, जो इन्होंने निकाली थी कि पहला गवर्नर जनरल, वो इनके अपने ब्रिटिश अधिकारी होते थे, भारतीय नहीं थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। विधायिका क्या होता है? जो कानून वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसके अनलिमिटेड असीमित अधिकार दे दिए गए। ब्रिटिश भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में ब्रिटिशों का राज था, ब्रिटिशर्स का। इसलिए जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं गए, जब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ, तब तक भारत को ब्रिटिश भारत ही कहेंगे। अर्थात पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून व नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया है, ये अधिनियम कहा गया है। इट मीन्स कि पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून व नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवा के चयन के लिए, देखो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, जो सिविल सेवा के जो हमारी प्रतियोगिता होती है ना, तो सबसे पहले इसकी प्रतियोगिता का आयोजन इस एक्ट ने किया था 1833 में। तो 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय व रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किसने कहा था? 1833 के चार्टर एक्ट ने। एक तो उन्होंने सिविल सेवा के चयन के लिए प्रतियोगिता शुरू कर दी, दूसरा ये भी कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद पर, कार्यालय में या रोजगार में हासिल करने के लिए उनको वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि भारतीय भी उसमें भाग ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और उसको समाप्त कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद 1833 का तो ये एक्ट बताया आपको। इसके दो मेन विशेषताएं थी। एक तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू की इन्होंने, और ये कहा कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय व रोजगार को हासिल करने वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बना एक और एक्ट चार्टर बना था, वो बना था 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1853 का क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो कानून बनाने वाले कार्य हैं वो, और प्रशासन वाले कार्य, जो प्रशासन कैसे चलाते हैं। इस अधिनियम ने, जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, मैंने कहा ना कि भारत के में गवर्नर जनरल की पदवी क्रिएट की गई, तो उनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड गवर्नर विलियम बेंटिंग को। ठीक है, तो जब वो गवर्नर जनरल थे, उनकी जो परिषद थी, उसके जो विधायी कार्य थे, जो प्रशासनिक कार्य थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती व चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, जो 1833 में पहले स्टार्ट किया था ना, आगे इस चार्टर ने भी इसको आगे लागू रखा। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो मैकाले समिति की नियुक्ति किसके अंडर की गई थी? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। इट मीन जो भारतीय क्षेत्र हैं वो इंग्लैंड राजशाही के विश्वास, यानी कि इंग्लैंड के राजशाही है, उसके विश्वास के तहत ही ये अपना काम करेंगे। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि 1853 का जो अधिनियम है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें इन्होंने स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया। अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, स्थानीय मीन्स हमारे भारतीयों के लिए, 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ताज का शासन 1858 से 1947 तक। अब देखो यहाँ तक मैंने आपको अभी तो 3 एक्ट बताए हैं, ठीक है। 3 एक्ट कौन से बताए मैंने आपको अभी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बताया मैंने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, एंड फोर्थ बताया आपको 1853 का चार्टर अधिनियम, ये 1853 का। अब इसके बाद हमारे देश में क्रांति हुई थी 1857 में। उस क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था,
उस क्रांति में ब्रिटिशर जीत तो गए थे, लेकिन उनको अपनी जीत भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उनको ये था कि कुछ तो कारण है, हमारे शासन में कोई तो कमियां हैं जिसकी वजह से जो है भारतीयों ने हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाई है, विद्रोह किया है। तो उसके बाद क्या था कि ताज का शासन, अब ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना आपको, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके सीधा शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश ताज में। अब सुनिए ध्यान से, अब ये इसमें मैं आपको बता रही हूँ 1858 का भारत शासन अधिनियम कि इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम सत्ता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों व राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। ठीक है, 1858 का अधिनियम जो था। अब मैं आपकी विशेषताएं बताऊंगी, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। पहले शासन किसके पास था? पहले यहाँ पर भारत पर शासन की स्थापना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का शासन था, अब भारत पर शासन कोई यहाँ कंपनी एस्टेब्लिश नहीं की गई थी, स्थापना नहीं की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके सीधा यहाँ पर शासन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद जो था, पहले मैंने बताया था ना आपको कि गवर्नर जनरल का पद जो है इन्होंने क्रिएट किया था। अब इन्होंने गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल की पदवी खत्म कर दी गई जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, महारानी विक्टोरिया के अधीन भारत का शासन सीधा चला गया, तो गवर्नर जनरल पद का नाम भी बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो वायसराय था वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इट मीन्स जो ब्रिटिश सरकार थी उनका डायरेक्ट प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया कि यहाँ की सारी जो सूचनाएं होती थी वो वायसराय जो था वो ब्रिटिश ताज के अंडर काम करता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जैसे मैंने बताया था ना कि गवर्नर जनरल पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब जब गवर्नर जनरल की पदवी समाप्त कर दी गई और वायसराय की पदवी जो उन्होंने क्रिएट की, तो उनके प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड व निदेशक कोर्ट समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली, ध्यान से सुना इस वाली लाइन को, कि जो 1858 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड व निदेशक कोर्ट को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। पहले क्या था? नियंत्रण बोर्ड के हाथ में पावर भी थी, निदेशक कोर्ट में भी। इन्होंने इसको द्वैध प्रणाली कहा जाता है, इसको समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का गठन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। जो राज्य सचिव था ना, उसके ऊपर पूरी शक्ति उसको दे दी गई कि भारत के प्रशासन पर कैसे नियंत्रण रखा जाएगा। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो राज्य सचिव जो था ना, उसकी जो नई पदवी उसकी क्रिएट की गई थी भारत के, तो उसका मेन काम क्या था? वो भारतीय नहीं था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और जो राज्य सचिव था वो वही काम करता था ब्रिटिश का जो उनको करने के लिए कहती थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। जो 1858 का जो अधिनियम बनाया गया था ना, इसका मेन क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रशासन की जो मशीनरी है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसमें सुधार किया जाए। 1858। अब आ गए आपके 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। या मैं आपको सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रही हूँ मैं। तो अब आ गया 1861 का। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार अपना शासन चला रही है, बिना भारतीयों के सहयोग के वो कैसे चलाएंगे? उनको ये बात महसूस हुई, तो उनको लगा कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 व 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। ये सब क्यों किए गए थे? इसका मतलब है कि ये भारतीयों को सहयोग लेना चाहते थे। तो अब इन्होंने अपनी थोड़ी सी नीतियों में परिवर्तन किया। नीति में परिवर्तन करके 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित की। अब देखिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। 1861 के अधिनियम के अनुसार
कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अभी तक जो है इस अधिनियम से पहले अभी तक कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन जब उनको ये महसूस होना कि बिना भारतीयों के सहयोग से हम यह शासन नहीं चला सकते, तो 1861 का इन्होंने एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम के तहत जो कानून बनाए जाते थे उस कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और इस अधिनियम ने मद्रास या बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी यानी कि कानूनी शक्तियाँ दोबारा देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। पहले इन्होंने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के सारे अधिकार ले लिए गए थे। अब क्या था, इस अधिनियम ने दोबारा से मद्रास के और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी हैं उनको विधायी मीन्स कानूनी शक्तियाँ दोबारा दे दी और विकेंद्रीकरण क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अतः इस अधिनियम ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। इससे पहले 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसमें केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास। अब क्या था, इन्होंने शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, बांट दी शक्तियाँ। 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम सीमा तक पहुँच गया था। इस समय बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में 1865, 66 व 1897 में विधान परिषदों का गठन भी किया गया। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की शक्तियां भी दे दी। जो भारत का अब तो गवर्नर जनरल की पदवी तो समाप्त कर दी गई थी, अब वायसराय की पदवी बना दी गई थी। तो वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की शक्तियाँ भी इन्होंने प्रदान कर दी कि परिषद में जो कार्य किया जाएगा उसको नियम और आदेश ये पावर दे दी उनके, तुम ये इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के प्रस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। इट मीन्स कि जो 1861 का जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम ने वायसराय, क्योंकि अभी हम सिर्फ वायसराय वर्ड यूज़ करेंगे शब्द, क्योंकि पूरे भारत का पावर सारी किसके पास है, वायसराय, और जो शासन करता कैसे, ब्रिटिश सरकार के निर्देशानुसार। तो अगर कोई मान लो इमरजेंसी आ जाती है तो बिना काउंसिल के जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश की वैल्यू उसी तरह होती थी जैसे कानून की होती है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार आदेश दे दिया गया, कब, इमरजेंसी में। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती थी। इमरजेंसी 6 महीने बाद यह अध्यादेश अपने आप ही खत्म हो जाता था। तो ये विशेषता मैंने आपको बताई 1861 की। अब मैं आपको बताऊंगी 1892 में क्या क्या विशेषताएं थी अधिनियम की। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, गैर सरकारी सदस्यों की। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, मतलब गैर सरकारी की संख्या बढ़ा दी। पहले इनकी संख्या कम होती थी, लेकिन मेजोरिटी जो बहुमत थी वो किसकी थी, सरकारी सदस्य थी। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने व कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकार दिया। इट मीन्स कि जो विधान परिषद के कार्य हैं उनको बढ़ाकर उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया, और जो विधान परिषद है वो कार्यपालिका से उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनको अधिकार दिया गया कि कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। 1892 के बाद जो अधिनियम बना वो बना था 1909 का अधिनियम। अब देखो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, ध्यान सुनना, मार्ले मिंटो। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव जो थे, इन्होंने राज्य का सचिव बना रखा था, लेकिन अधिकारी इनके अपने इंग्लैंड के होते थे। तो जो लॉर्ड मार्ले था वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो सचिव भी उनके अपने थे और मिंटो भी उनके वायसराय अंग्रेज अधिकारी थे। तो जो मार्ले हैं वो तो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और मिंटो जो थे भारत में वायसराय थे, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। इसने, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। मैंने बताया ना, सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते थे, तो इसको बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी गई। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, जैसे कि प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प करना। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। देखो,
मतलब कि इस 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ जो अपनी एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया, यानी कि उनसे मिलकर कोई भी भारतीय जो है वो इनके साथ जो है एसोसिएशन बना सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय को कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने, क्योंकि इस अधिनियम में उनको अधिकार दे दिया गया था। उन्हें विधि संसद बनाया गया, विधि संसद में कानून सदस्य बनाया, विधि सदस्य बनाया गया, इट मीन्स कानून सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। देखो जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम का क्या था कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, अर्थात मुस्लिमों को अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार का मतलब क्या होता है, प्रावधान का मतलब क्या होता है कि संप्रदाय के अनुसार जो है वो चुनाव लड़े जाएं। और जब मुस्लिम सदस्य थे उनका चुनाव कौन कर सकते, खाली मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1909 के जो मार्लो मिंटो अधिनियम है, इस अधिनियम ने क्या किया, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, यानी कि जो सांप्रदायिकता है उसको कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया कि सांप्रदायिकता सही है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये कि जो लॉर्ड मिंटो है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो कौन थे उस समय, भारत के वायसराय, तो उस समय उन्हीं के टाइम पर, उन्हीं के समय पर ये पृथक निर्वाचन को जो है अधिकार दिया गया कि ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया, यानी कि मुस्लिमों के लिए, इसने बाकियों के लिए भी किया कि इनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व किया जाए, इनका प्रावधान रखा गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये 1909, 1861, 92 और 1909 के अधिनियम। अब 1909 के बाद आएगा आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषित किया कि भारत में जो उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है, उनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसीलिए 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू किया गया। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी मार्ले मिंटो कहा ना कि मैंने आपको मैंने बताया आपको मार्ले मिंटो में मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वायसराय थे। ऐसे ही जो चेम्सफोर्ड हैं, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। अब सुनो इसकी विशेषता क्या थी कि इन्होंने इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन अलग अलग करके राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया। पहले क्या था, केंद्र पर राज्यों का बहुत नियंत्रण था। अब इस अधिनियम ने केंद्र के और प्रांतीय विषय इनको अलग अलग सूचियाँ बना दी, अलग अलग कर दिया गया ताकि राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम हो जाए। और प्रांतीय विषयों को फिर इन्होंने दोबारा 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और वह विधान परिषद पर उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से काम लेता था। जो आरक्षित विषय होते थे उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की। किस व्यवस्था? 1919 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि 2 सदन होने चाहिए, और दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन मीन्स कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग ले। द्विसदनीय अर्थात लोकसभा व राज्यसभा, इनका निर्वाचन दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित किया गया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में
6 सदस्यों कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। कि 3 सदस्य जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी ना, 6 सदस्य थे, 6 में से 3 का भारतीय होना उन्होंने अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी दिया। कि संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर, जिसके पास पहले क्या होता था, या संपत्ति होती थी, या जो कर देते थे, या जो शिक्षित होते थे, उसी आधार पर लोगों को मताधिकार दिया गया था। इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजटों से अलग कर दिया गया। जैसे अब हमारे देश में होता है ना, इस तरीके से कि केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया कि राज्य विधानसभाएं, क्योंकि जब उनकी कानून बनाने की शक्ति अलग कर दी गई, 2 सूचियाँ अलग अलग कर दी गई और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया, तो इनको अलग अलग दोनों सरकारों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, जो वैधानिक आयोग था। अब आएगा आपका साइमन आयोग। कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, मैं आपको बता रही हूँ 1919 का अधिनियम, अब 19 के 19 का चल रहा है, इसी 1919 के अधिनियम के साथ साथ ही हमारा आएगा साइमन आयोग। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। 7 सदस्य के 7 व्यक्तियों के साथ सर जॉन साइमन को भारत भेजा यहाँ का सारा जायज़ा लेने के लिए। इस आयोग के सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, हिंदू नहीं थे, इंडियंस नहीं थे, भारतीय नहीं थे। इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसका बहिष्कार किया साइमन आयोग का। ये तो सर जॉन साइमन थे, उनके 7 सदस्य वैधानिक आयोग के गठन की स्थापना की गई। 7 सदस्य अलग थे, लेकिन उन 7 सदस्यों में कोई भी व्यक्ति जो था वो भारतीय नहीं था, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश भी की थी इस आयोग ने। अब मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि इस आयोग ने, साइमन आयोग ने क्या सिफारिशें की कि अपनी रिपोर्ट पेश की। जब वो साइमन आयोग जब भारत आया ना, जब उन्होंने देखा, लोगों ने तो बहिष्कार किया था, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने रिपोर्ट ये पेश की कि एक तो जो द्वैध शासन प्रणाली है वो, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। कि जो अभी मैंने आपको बताया था ना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या थी, कि संप्रदाय के आधार, जैसे मुस्लिमों को ये कहा गया था कि इन जो मतदाता हैं वो खाली इसमें मुस्लिम ही भाग लेंगे, तो इसको कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। तो इस साइमन आयोग ने इसकी सिफारिश की जारी रखने की। साइमन आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। अब क्या था, जो साइमन आयोग ने जो सिफारिश की थी ना, जो प्रस्ताव ये प्रस्तुत किए थे, तो उसके ऊपर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में जो यहाँ के लोग थे वो, और जो रियासतें थी, रियासतें कौन थी, जो ब्रिटिशर्स के अधीन काम करती थी, जो ब्रिटिशर्स की जी हजूरी करते थे वो, उनके साथ 3 गोलमेज सम्मेलन भी किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। जब इन 3 सम्मेलनों में चर्चा हुई ना, उस चर्चा के आधार पर ही उन्होंने संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया और उसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। प्रवर समिति में बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो कि सारा विचार विमर्श करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में जो भी चर्चा हुई थी, उस चर्चा को उन्होंने संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया और उसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। बाद में इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ, अब इस समिति ने जब सिफारिशें की थी ना, तो उसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधन के साथ तथा भारत परिषद अधिनियम 1945 में शामिल कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी।
इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा गया। ये आप ध्यान देना कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उसमें मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या था 1932 में, मैं आपको बताऊंगा 1935 का अधिनियम बता रही हूँ, लेकिन 1935 से पहले जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की और इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है। इस अवार्ड के तहत न सिर्फ सिखों, मुस्लिमों, ईसाइयों, यूरोपियनों व आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। लेकिन दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत दुखी हुए। जब इन्होंने सबके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की ना, तो उस समय गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया। मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो दलित थे, अलग उन दलितों के लिए जब इन्होंने अलग निर्वाचन व्यवस्था की तो गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड में संशोधन किया जाए और संशोधन के लिए उन्होंने क्या किया, पूना में यरवदा जेल है उसमें अनशन आरंभ कर दिया गया। अंत में कांग्रेस नेताओं व दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। इसे संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए भी अपना स्थान आरक्षित कर दिया गया। अब मैं बताऊंगी इसकी विशेषताएं क्या थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे पहले ये बताऊंगी ये 1935 का अधिनियम है क्या। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा शासन अधिनियम? 1935 का। मील का पत्थर मतलब क्या होता है कि जो यहाँ फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए, वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था 1935 का। इस अधिनियम में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं। अब इसकी विशेषताएं बता रही मैं आपको। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, सबसे बड़ी बात 1935 के अधिनियम में, जिसमें राज्यों व रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रही हूँ इस अधिनियम की कि 1935 के अधिनियम ने, जो इस समय हमारे देश में चल है 3 सूचियाँ, तो 1935 के अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियाँ बनाई। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ये सब किसने किया? 1935 के अधिनियम में। क्यों किया गया था? क्योंकि किसी एक ही संस्था के पास, एक सरकार के पास सारे अगर काम होते हैं तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाते, इसीलिए इन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर 3 सूचियाँ बना दी। उन 3 सूचियों के अनुसार ही सारे कार्य किए गए और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया उन 3 सूचियों के आधार पर। अवशेष शक्तियाँ उन्होंने वायसराय को दे दी। देखो, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया और जो अवशेष शक्तियाँ थी, जो बची हुई शक्तियाँ थी, वो दे दी वायसराय को। लेकिन यह संघीय अवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। देशी रियासतों ने क्यों कर दिया? कि देशी रियासतें शुरू से ही अंग्रेजों के पक्ष में थी। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की। इसमें 1935 के अधिनियम में कि 11 में से 6 में तो द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ कर दी गई। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार व असम में द्विसदनीय विधान परिषद व विधानसभा बन गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देश की जो मुद्रा है, जो साख है, उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए किसकी स्थापना की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग व 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी कर दी गई। केंद्र के साथ साथ प्रांतों के लिए भी यह चयन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई। इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, केंद्रीय न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारी है। अब आपको आखिर में, अंत में, अब 1935 का बता देना मैंने आपको, अब अंत में हमारा आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत ही हमें आज़ादी मिली थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जब हमें आज़ादी मिली थी ना, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा समाप्त? 30 जून 1947 को।
वह सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। अब देखिए, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने तो घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को हम समाप्त कर देंगे। उस समय जो मुसलमान थे सबसे ज़्यादा उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों की जो अपनी वो जो थी ना पार्टी, उसको मुस्लिम लीग कहते हैं, उन्होंने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की मांग की। वो नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाएं, लेकिन अगर हम अलग से अपना देश की मांग नहीं करेंगे तो हम हिंदुओं के अधीन हो जाएंगे, फिर हम जो है अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, ब्रिटिश सरकार से आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो संविधान सभा देश का संविधान बना रही है वो उन देशों में लागू बिल्कुल नहीं होगा जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ वहीं लागू होगा उन क्षेत्रों में जो इसको स्वीकार करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय, उस समय हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा दंगे शुरू कर दिए थे कि देश का विभाजन किया जाए। तो उस समय भारत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 जून को ही इस अधिनियम ने ये कहा कि ये जो संविधान है उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। और उसी 3 जून को ही लॉर्ड वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विभाजन की योजना पेश की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा गया। यानी कि जो भारत के जो वायसराय थे उसमें लॉर्ड माउंटबेटन उसने विभाजन की बात की, उनकी विभाजन की योजना पेश की और इस योजना को क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की मांग रखी, तो इस योजना रखी, तो इस योजना को कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू भी कर दिया गया। अब उन्होंने स्वतंत्रता देनी स्वीकार कर ली। अब स्वतंत्रता ने स्वीकार कर दी तो जब तक कोई अधिनियम नहीं बनेगा तब तक वो चीज़ लागू नहीं होगी। अब इन्होंने क्या किया, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया। अब सबसे बड़ा जो इसमें बताऊंगा विशेषताएं क्या थी, जो 1947 अधिनियम बनाया गया तो उसकी क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली बात, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। कि 15 अगस्त, ये सबसे बड़ी विशेषता थी 1947 अधिनियम की कि ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु का मतलब क्या होता है कि सारी पावर, सारी शक्ति भारत के हाथ में आ गया। अब अंग्रेज़ों की कोई पावर नहीं थी। इसने भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन, इनके जो 2 स्वतंत्र डोमिनियन थे, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान, इसका सृजन किया। संप्रभु राष्ट्र भारत का और पाकिस्तान का सृजन किया कि भारत को भी संप्रभु बना दिया गया शक्तिशाली और पाकिस्तान को भी। इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी थी। ये चाहें तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं। ये मैं आपको सारी विशेषताएं बता रही हूँ 1947 के अधिनियम की विशेषताएं। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने, जितने भी दोनों जो डोमिनियन राज्य थे ना, भारत और पाकिस्तान, ये कहा तुम अपने देश का संविधान बना सकते हो और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी कि जब तुम अपने देश का संविधान बनाओगे, अगर तुम्हें किसी और देश के संविधान से कुछ अच्छी बातें लेनी है या किसी और के देश के संविधान को अपनाना है तो वो भी आप अपना सकते हो। ये उनको पावर दे दी गई इस अधिनियम ने। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। अभी तक देखो, जब तक ब्रिटिशर्स ने आज़ादी नहीं दी थी ना, तो भारत सचिव का पद था, उसमें ब्रिटिशर्स अधिकारी होते थे। अब इन्होंने उस पद को समाप्त कर दिया गया। इसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति को भी घोषणा कर दी गई। देखो, पहले क्या था कि जितनी भी रियासतें थी ना, वो सारी ब्रिटिशर्स की संप्रभुता के अंडर थी, ब्रिटिश सरकार के अंडर होती थी। जब देश को आज़ादी दे दी गई तो जितने भी भारतीय रियासतें थी उनके ऊपर ब्रिटिश संप्रभुता था,
तो उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब इन रियासतों पर ब्रिटिशर्स का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर मिल सकते हैं। मतलब वो चाहे तो भारत में भी मिल सकते हैं, वो चाहे तो भारतीय रियासतें वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। अगर दोनों में नहीं मिलना चाहते तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस डोमिनियन ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था कर दी गई। इसमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो शाही उपाधि से ना भारत का सम्राट पद भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा के नियुक्तियां करने या पदों में आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। जो सिविल सेवा की नियुक्तियां थी, पदों में आरक्षण था, वो भी समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त होती थी। इस प्रकार 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, इट मीन्स कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नए डोमिनियन भारत के क्यों बने थे? क्योंकि अभी तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था। जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक जो है भारत का जो डोमिनियन भारत था उसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे। उन्होंने डोमिनियन थे, ये नए डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन पावर अब उन्होंने नहीं दी। पावर उन्होंने भारतीयों को हस्तांतरित कर दी। अर्थात उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की अर्थात भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में भी उन्होंने स्वीकार कर लिया।